Today's topic for BSc Part 2 न्यूक्लिक एसिड एट जेनेटिक मटेरियल। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड ही है। इसको वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से सिद्ध किया। किसी के भी दिमाग में ये बात आ सकती है कि कोशिका के अंदर इतने अंग प्रत्यंग होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड ही जो न्यूक्लियस में पाया जाता है वो कहाँ से प्रूव किया गया। तो फ्रेडरिक मिशर ने, जिन्होंने 1844 से 1895 के बीच में रिसर्च की थी, उन्होंने 1868 और 1869 में इस बीच में उन्होंने ऑब्ज़र्व किया पहली बार कि कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो पेप्सिन नाम के एंजाइम से तोड़ा नहीं जा सकता। जो बात आपको शुरू में हमने कहा था कि कैसे मालूम हुआ कि न्यूक्लिक एसिड जो है केंद्रक में पाया जाता है वो एक एसिड है और यही जेनेटिक मटेरियल को ले जाता है। आज हमारा इसी टॉपिक पर फोकस रहेगा। तो फ्रेडरिक मिशर ने अपनी रिसर्च के दौरान ये पाया कि कोशिका के अंदर केंद्रक को हम पेप्सिन से नहीं तोड़ सकते। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन डिग्रेडिंग एंजाइम के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड करा दैट सेल न्यूक्लियाई कंटेन्ड अ केमिकल। तब तक हमें मालूम नहीं था कि इसे क्या नाम दिया जाए, या उन्हें मालूम नहीं था फ्रेडरिक मिशर को कि ये डीएनए है या क्या है। उन्होंने इसे सिंपल एक रसायन या केमिकल कहा, जो कि क्या नहीं था, प्रोटीन नहीं था। अर्थात प्रोटीन अगर होता केंद्रक के अंदर तो उस पदार्थ में पेप्सिन से वो टूट जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं टूटा। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और उन्होंने साथ में ये भी पाया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मौजूद था, लेकिन सल्फ़र नहीं मौजूद था। और उन्होंने इस पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। कल की क्लास में आपको हमने भी बताया था कि फ्रेडरिक मिशर ही थे जिन्होंने पस सेल से, जो ल्यूकोसाइट से, उनमें से जो पदार्थ निकाला जो कि कैसा था, अगेंस्ट द प्रोटीन था, इसीलिए उसका नाम उन्होंने न्यूक्लिन दिया। तो इस प्रकार से मालूम हुआ कि केंद्रक के अंदर कुछ इस प्रकार के सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटीन नहीं हैं और उन्हें न्यूक्लिन का नाम दिया गया। इसी के रिसर्च के, इस खोज के बाद में 20 साल बाद उन्होंने ये पाया गया कि ये एक प्रकार का न्यूक्लिन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस रिसर्च के अर्थात 1869 के बाद में 40 इयर्स के बाद, लगभग 40 इयर्स के बाद में 1930 में एक कॉसेल नाम के वैज्ञानिक ने इसी पदार्थ का, ये जो जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, जिसे हम न्यूक्लिन कह रहे हैं, उसका उन्होंने हाइड्रोलिसिस किया और उन्होंने पाया कि इसमें 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स मौजूद हैं, आर्जिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और कलेक्टिवली उन्होंने इसे बेसेस कहा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च थी जिसके लिए बाद में उनको कॉसेल को नोबेल प्राइज़ दिया गया, और ये नोबेल प्राइज़ उन्हें 1970 में दिया गया इस काम के लिए, जबकि उनकी रिसर्च थी 1930 की। तो एक हमने देखा कि न्यूक्लिन पदार्थ को मिशर ने उसे खोजा। दूसरा, कॉसेल ने बताया कि इसी पदार्थ के अंदर 4 प्रकार की बेसेस होती हैं, क्षार होते हैं। और इसी डिस्कवरी के साथ में लेविन ने एक और महत्वपूर्ण डिस्कवरी करके ये बताया कि इस न्यूक्लिक एसिड के अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल मौजूद होता है जो कि 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है। और उन्होंने इसे कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार का पाया जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें कि हम देखते हैं डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। अगर हम राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए की बात करें तो उसमें ये राइबोस शुगर के नाम से मौजूद होती है। ये जो रिसर्चेस थी, इन्होंने ये तो बता दिया कि केंद्रक के अंदर कुछ इस प्रकार का न्यूक्लिन नाम का पदार्थ मौजूद है जो कि प्रोटीन नहीं है। कॉसेल ने बता दिया इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर 4 प्रकार के बेसेस में मौजूद हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। साथ ही लेविन ने ये बता दिया कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल भी मौजूद है। लेकिन इनमें से कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया कि यही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो हम इसे हेरिडिटरी मटेरियल कहें। इसके लिए न्यूक्लिक एसिड ही जेनेटिक मटेरियल है। इस पर बहुत काम किया गया, बहुत से वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स करे और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है। इनके साथ ही जो एक्सपेरिमेंट्स इस चीज़ को प्रूव करने के लिए किए गए, उनमें पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, या आप कहिए इसको
फर्स्ट प्रूफ है ये कि डीएनए जो है या जेनेटिक मटेरियल जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला प्रोटीन नहीं है, डीएनए ही है। इस एक्सपेरिमेंट को 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था और ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में जब हम बैक्टीरिया पढ़ाते हैं, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन या उसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको हमने सारे एक्सपेरिमेंट कराए हुए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, कोई और मटेरियल नहीं है। सो इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जो कि ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात जो बदल जाता है, किसी दूसरे में रूपांतरित हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के एक बैक्टीरिया को लिया जो कि न्यूमोनिया फैलाने में सहायक था। इसका दूसरा नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस अर्थात इसके संरचना में आप देखेंगे 2 स्फीयर हैं या कह लीजिए 2 कोकाई हैं, इसीलिए इसका नाम डिप्लोकोकस था या फिर स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों इसके ये सिनोनिम्स हैं। उन्होंने ये बैक्टीरिया लिया जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के नाम से जाना जाता था और इसके नेचर में काफ़ी सारे स्ट्रेन्स पाए जाते थे। S1, S2, S3 स्मूथ वाले स्ट्रेन के लिए था जिसके चारों ओर कैप्सूल मौजूद था। एक स्ट्रेन ऐसा था जिसमें कि कैप्सूल मौजूद नहीं था और उसे उन्होंने रफ के नाम से जाना। तो नेचर में इसके S1, S2, S3 स्मूथ के स्ट्रेन्स थे, ऐसे ही रफ के स्ट्रेन्स थे R1, R2, R3। पर जो ग्रिफिथ ने यूज़ करे थे वो स्ट्रेन थे जो कि न्यूमोनिया फैलाने में काफ़ी सक्षम थे। S3 था स्मूथ वाला, S स्टैंड्स फॉर स्मूथ यानी चिकना। चिकना क्यों है? क्योंकि इसके चारों ओर कैप्सूल या आवरण पाया जाता है और ये संक्रमित करते थे, अर्थात ये एक प्रकार का उग्र स्ट्रेन था। जबकि रफ जो था उसमें उन्होंने लिया उसको R2 को। रफ स्ट्रेन में कोई कैप्सूल मौजूद नहीं था इसके चारों ओर और इसे उन्होंने नाम दिया नॉन विरुलेंट, अर्थात ये अउग्र था जो कि शीत एक तरह से शीतल प्रकार का स्ट्रेन था या चुप रहता था या जो कि बीमारी फैला नहीं सकता था, अउग्र था। उन्होंने इन 2 स्ट्रेन्स को लेकर के और अपना एक्सपेरिमेंट करा। किस प्रकार से देखिए आप इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, वैसे आप सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं तो समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें उन्होंने S3 स्ट्रेन लिया, विरुलेंट स्ट्रेन था। उसके कल्चर में से उन्होंने माइस को, चूहों को, एक चूहे को उन्होंने इंजेक्ट करा ये S3 कल्चर। उन्होंने देखा उसको, इसमें से S3 उन्होंने रिकवर करा अर्थात निकाल लिया इन्फेक्टेड चूहे में से, वो चूहा मर चुका था। इसने ये प्रूव कर दिया कि जो S3 स्ट्रेन है ये विरुलेंट है और वो बीमारी कॉज करता है। दूसरे उसमें एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया R2 वाला स्ट्रेन जो कि अउग्र था, बीमारी नहीं फैलाता था। इस कल्चर में से इस R2 को इसमें इंजेक्ट किया माउस में। उसके बाद उन्होंने देखा वो जिंदा रहता है चूहा। इसका उसमें से भी उन्होंने कोई रिकवर नहीं किया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। S3 उसमें से रिकवर नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें R2 जो था वो अउग्र था, उसने बीमारी नहीं फैलाई और उसमें S3 मौजूद नहीं होना चाहिए या नहीं था। तीसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि S3 जो था, विरुलेंट जो स्ट्रेन था, उसको गर्म किया और इसको गर्म करा तो हीट से ही मर जाना चाहिए और उसके बाद उन्होंने इंजेक्ट करा तो उन्होंने देखा चूहा जिंदा रहता है, जिसने ये साबित कर दिया कि जो विरुलेंट स्ट्रेन है अगर इसको गर्म किया जाए तो वो अपनी इन्फेक्शन की क्षमता को खो देता है। तो ये ज़िंदा रहा और हमने उसको रिकवर S3 को उसमें से रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि मौजूद नहीं था। जो फोर्थ उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा या फोर्थ कॉम्बिनेशन जो इसका लिया उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या लिया कि R2 जो लिया उन्होंने, रफ वाले जो स्ट्रेन लिया वो उन्होंने लाइव लिया और S3 जो था वो उन्होंने हीट किल्ड लिया। तो R2 जो लाइव था वो उन्होंने इंजेक्ट करा चूहे में और S3 जो हीट किल्ड था, यहाँ आप देख चुके हैं कि हीट किल्ड जब हम उसमें लेते हैं तो वो चूहा जीवित रहता है अर्थात बीमारी नहीं होती। तो यहाँ हमारा सोच बिल्कुल यही होना चाहिए कि ये जो है बीमारी फैलाता नहीं है R2, S3 जो है उसे हमने हीट किल्ड कर दिया। तो हीट किल्ड कर दिया तो ये दोनों बीमारी नहीं फैलाने चाहिए, चूहा जीवित रहना चाहिए। लेकिन परिणाम क्या आया ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कि चूहा मर जाता है और ये चूहा का जो मरना है उसने ये साबित कर दिया। और यहाँ से उन्होंने जो रिकवर करा, उसमें रिकवर करने पर उन्होंने क्या पाया कि उसमें कुछ S3 के बैक्टीरिया भी मौजूद थे
इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ हमने S3 विरुलेंट लिया, चूहा मर गया। यहाँ हमने R रफ वाला जो स्ट्रेन लिया, चूहा जीवित रहता है क्योंकि ये बीमारी नहीं फैलाता। S3 हमने हीट किल्ड लिया, चूहा जीवित रहता है। यहाँ हमने रफ जो है वो जीवित लिए, S3 हमने हीट किल्ड लिए। तो यहाँ हम क्या पाते हैं, चूहा मर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया और उन्होंने कहा कि कोई ना कोई इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है जो कि मौजूद था चूहे में, और उसने क्या करा, चूहे में S जो R2 था उसको S3 में कन्वर्ट कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा प्रिंसिपल मौजूद है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसने S3 को बना दिया। लेकिन उस वक्त तक ग्रिफिथ को ये मालूम नहीं था कि ये एक्चुअली कौन सा सब्सटेंस है। इनके जो 1928 में ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, उसके बाद अवेरी ने इसको, जो 3 साइंटिस्ट थे उनके ग्रुप ने दोबारा से इसको रीडिस्कवर करा, और O.T. अवेरी, C.M. मैक्लियड एंड M. मैकार्थी, इन साइंटिस्ट ने इसी एक्सपेरिमेंट को इन विट्रो कंडीशंस में किया, अर्थात लेबोरेटरी में किया। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो जीवित उसके साथ में किया हुआ था, इन वीवो कंडीशन में था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जबकि जो एवेरी, मैक्लियड, मैकार्थी ने जो करा वो करा इन विट्रो कंडीशंस में, लेबोरेटरी में। देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने R2 लिए, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन, और उन्होंने S3 को हीट किल्ड लिया, और इन दोनों को मिक्स करके, और उन्होंने पाया कि जब इसमें से काफ़ी समय बाद उन्होंने इसमें से जब ड्रेन करे और उन्होंने रिकवर करा, तो उन्होंने पाया कि इस वाली टेस्ट ट्यूब में, देखिए ये टेस्ट ट्यूब जो थी उसमें उन्होंने लिया था नॉन विरुलेंट वाला स्ट्रेन और DNA एक्सट्रैक्ट फ्रॉम S3। एक्सट्रैक्ट इज़ नॉन विरुलेंट बट लिविंग S3 इज़ विरुलेंट। तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट था, लेकिन उन्होंने क्या पाया, बाद में जब उसमें से रिकवर किया गया तो उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं कल्चर में जो हमने S3 डाले थे उनका कोई ना कोई सब्सटेंस जो था वो R2 में पहुंच गया, और R2 की कुछ सेल्स को, यानी कुछ बैक्टीरियाज को उन्होंने S3 में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्रीट भी किया कि कौन सा पदार्थ हो सकता है, जो कि इन्होंने ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से कहा था। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने DNA एंजाइम के साथ में किया, तो उन्होंने पाया कि जब DNA एंजाइम, DNA न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं जो कि DNA को नष्ट कर देते हैं, तो उन्होंने पाया कि उससे उनकी जो कैपेसिटी थी S3 की, वो बीमारी फैलाने की ख़त्म हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं DNA ही रिस्पॉन्सिबल था इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। फिर उन्होंने प्रोटीएज को लिया, तो प्रोटीएज ने प्रोटीन को नष्ट करा, लेकिन उनकी ट्रांसफॉर्मिंग कैपेसिटी को वो नष्ट नहीं कर पाए। तो जब उनकी ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी बनी रही, इस बात ने ये साबित कर दिया कि DNA ही मटेरियल है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। तो ये फर्स्ट प्रूफ था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, अवेरी, मैक्लियड एंड मैकार्थी का, जिसने ये पहला एक तरह का सबूत दिया कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट बताएंगे।